प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते। प्लीज सर। थैंक यू सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मैंने 2010 में हाई स्कूल किया था यूपी बोर्ड इलाहाबाद से। 2009 में सर मैंने इंटरमीडिएट किया यूपी बोर्ड इलाहाबाद से और 2012 में सर मैंने स्नातक किया बीएससी महात्मा ज्योतिबा फुले रोजगार यूनिवर्सिटी बरेली से और 2014 में सर मैंने पॉलिटिकल साइंस एमएससी महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद सर मैंने नेट क्वालिफाई किया और अभी हाल ही में सर मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है और वर्तमान में सर मैं प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। अभी आप गवर्नमेंट जॉब में हैं? जी सर। पीजीटी? जी सर। तो आप जब एक जॉब में हैं तो फिर दूसरी जॉब की तरफ क्यों भाग रहे हैं? वहाँ अच्छी सर्विस दीजिए, पढ़ाइए बच्चों को। बिल्कुल सर। सर मैंने भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 51 है उसमें मूल्य करते हुए मैं पढ़ा है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी उत्कृष्टता के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए जिससे हमारा राष्ट्र उपलब्धियों की नई नई ऊंचाइयों को छू सके। तो उसी से प्रेरित होकर सर मैं उस रास्ता के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। आप 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक पीजी तक अपने परसेंटेज बता सकते हैं? जी सर। सर 10th में मेरे 73% थे और 12th में सर मेरे 70% थे और ग्रेजुएशन में मेरे 66% थे और पीजी में सर मेरे 53% थे सर। ये पूरी दुनिया असेंडिंग में बढ़ती है, आप डिसेंडिंग में क्यों बढ़ रहे हैं? सर इसके पीछे मैंने एनालिसिस किया था, 2-3 कारण हैं सर। पहला कारण तो ये था सर, शुरुआती जब मैं पढ़ाई शुरू की थी तो मैं चीज़ों को समझने से ज़्यादा उनको याद करने या रटने में कहूँ तो उन पर ज़्यादा ध्यान देता था, तो जिसकी वजह से चीज़ें जो मार्क्स बढ़े। फिर बाद में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला गया पढ़ाई के लिए सर, तो मैंने चीज़ों को समझना ज़्यादा शुरू कर दिया और फिर मैंने ग्रेजुएशन किया और उसी को आपका कहने का मतलब है समझ के पढ़ने से नंबर कम आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। चीज़ों को पूरा अगर हम ज़्यादा करते हैं बिल्कुल और वही जो सब्जेक्ट हमें पढ़ना होता है तो फिर हम कॉन्शियस हो जाते हैं, बाकी और चीज़ों को हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो जैसे जैसे सर चीज़ें आगे बढ़ती चली गई तो ये वजह मुझे लगती है सर। पीजी कब पास किया है पोस्ट ग्रेजुएशन? सर 2014 में। 2014 में। अभी 8 साल हो गए। जी सर। इन 8 सालों में आपने पढ़ाने का काम किया है? जी सर। पीएचडी के बारे में नहीं सोचा आपको? सर मैंने सोचा था सर पीएचडी के बारे में, लेकिन सर उससे पहले मैंने सर ये सोचा था कि कोई एक निश्चित आजीविका का सोर्स हो जाए या फिर मैं जेआरएफ के लिए प्रयास कर रहा था सर, और हाल ही में सर दोनों चीज़ें हो गई है तो अब मैं पीएचडी के बारे में सोच रहा हूँ सर। ठीक है। आपको कौन सी यूनिट पसंद है ज़्यादा? सर भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था। भारतीय शासन, ठीक है। आप अपना कोई भी पसंदीदा टॉपिक बोर्ड में पढ़ा के दिखाइए, आप मार्क कर लीजिए। थैंक यू सर। आगे वो ले लीजिए। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि अभी राष्ट्रपति के चुनाव भी होने हैं तो हम राष्ट्रपति के बारे में ये जानेंगे कि भारत का राष्ट्रपति कौन व्यक्ति बन सकता है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं और राष्ट्रपति को निर्वाचित होने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आज डेट है 17 जून 2022। हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो भारतीय संविधान है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, कौन कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और इसी के साथ हम देखेंगे यहाँ पर 60, 61, 62 और इसके अलावा भी कुछ अनुच्छेद हैं जैसे 111, 123, 361 और भी अनुच्छेद हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि जो भारत की संघ कार्यपालिका होगी वह समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी
और जिसका राष्ट्रपति उपयोग अपना स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकते हैं। अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति जो निर्वाचित होगा उसके लिए एक निर्वाचक मंडल होगा और उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, या सीधे शब्दों में हम कहेंगे कौन कौन वोट डाल सकता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, ये पूरी प्रक्रिया समझाई गई है अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 56 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वह कितना होगा, यानी एक राष्ट्रपति कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अनुच्छेद 57 में लिखा हुआ है क्या एक राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद पुनः अपने पद पर दोबारा निर्वाचित हो सकता है, या सीधे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति कोई कितनी बार बन सकता है। जैसे अमेरिका के संविधान में कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन हमारे यहाँ संविधान में अनुच्छेद 57 में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58 में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और 59 में है कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी। अनुच्छेद 60 में यदि राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनके बारे में जो शपथ का प्रावधान है वो अनुच्छेद 60 में इसमें शपथ के बारे में बताया गया। 61 में लिखा हुआ है कि यदि राष्ट्रपति अपने संवैधानिक पदों का या सीधे सीधे कहेंगे संविधान का अतिक्रमण करता है राष्ट्रपति, तो महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में समझाया गया अनुच्छेद 61 में। और अनुच्छेद 62 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल यदि पूरा हो जाता है तो कितने समय में चुनाव करा लिया जाना चाहिए, या आकस्मिक मृत्यु हो जाती तो उस स्थिति में कितने समय में चुनाव हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ अनुच्छेद 111 है, ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है। जब संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए या उनकी सहमति के लिए जाता है। 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, जिन्हें हम सीधे तौर पर अध्यादेश जारी करने की शक्तियां बोलते हैं। और 361 में राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं कि यदि राष्ट्रपति अपने पद पर है तो उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता, उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, इससे संबंधित। तो आज हमारा जो मुख्य विषय रहेगा, क्या आर्टिकल 108 भी राष्ट्रपति से संबंधित है? हाँ सर, अनुच्छेद 108 में बताया गया है कि अगर कोई विधेयक दोनों सदनों में अगर उसमें कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, पारित नहीं हो पाता है साधारण विधेयक के संबंध में, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक के लिए उसकी बुलाने की बैठक की घोषणा कर सकते हैं। 358 और 360 में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है? सर 358 अनुच्छेद 358 में ये बताया गया है कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो 358 में अनुच्छेद 29 के तहत जो नागरिकों को मौलिक अधिकार स्वतंत्रताएं प्राप्त है स्वतः निलंबित हो जाती है। और 360 में सर देश में यदि 60 हमारी जो है हमारा जो क्रेडिट है अगर वो संकट में जैसे किसी से कहेंगे अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा हमारी कमजोर हो जाती है तो उस स्थिति में वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है। आप बैठ जाइए। नहीं, आप छोड़ दीजिए। अभी बैठिए। हाल फिलहाल में आर्टिकल 371 में चेंजेस हुए हैं 2022 में जी। क्या इसमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका है या क्या चेंजेस हुआ है इसमें? सर आर्टिकल 371 में कुछ राज्यों को विशेषाधिकार दिया गया है और जहां तक मैं अभी याद कर पा रहा हूं तो लास्ट इसमें जो संशोधन हुआ था 98वां अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कर्नाटक को एक विशेष क्षेत्र के रूप में उसमें कुछ अधिकार दिए गए थे। सर किस मतलब कर्नाटक को एक विशेष क्षेत्र में राज्यपाल कुछ गतिविधि कर सकता है यानी नियम कानून बना सकता है, तो वो क्षेत्र कौन सा दिया गया था? सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। राष्ट्रपति पे सिविल और आपराधिक इन दोनों में से कौन सी कार्रवाई हो सकती है? सर सिविल कार्रवाई हो सकती है। कितने दिन की सूचना से पहले? ये 2 महीने की पूर्व सूचना पर राष्ट्रपति के लिए हो सकती है। 2 महीने है या फिर 14 दिन? 2 महीने की सर। 2 महीने। क्या राज्यपाल में भी सेम केस है? जी सर सेम केस है। जी ठीक है। आपने ये जो बताया है इसमें सेक्शन, अगर मैं आपसे ओवरऑल बात करूं कि सबसे छोटा राज्य जो सिक्किम है जी और सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है जी सर, इसमें सिक्किम का अगर कैलकुलेशन करना हो तो किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और किससे डिवीजन करेंगे अगर हमें राज्यसभा सीट निकालनी हो तो? ये राज्यसभा सीटों के लिए सर जो सिक्किम के जो विधानसभा के सदस्य हैं निर्वाचित सदस्य जिन्हें विधायक कहा जाता है, तो
उनकी संख्या और जो उस राज्य में राज्यसभा की संख्या है, जो कैंडिडेट जैसे चुनाव हो रहा है, मान लीजिए अगर 5 सीटों पे चुनाव हो रहा है तो कुल विधायकों की संख्या है कितनी होगी? सर 32 है सर। 32। अगर मतलब टोटल एक्यूरेट बताना, लगभग पॉपुलेशन इतनी मल्टीप्लाई बाय दिस, इस टाइप में अगर बताना हो तो राज्यसभा के लिए सर, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा सदस्य नंबर वहां पे निकालना, सांसदों की संख्या निकालनी सर। जी सर। तो जो राज्य की कुल जनसंख्या है सर, उसका बटा वहां के कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या और गुणा 1/1000, ये सर फॉर्मूला है सर। जी ठीक है। अभी राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश से कितने ऐसे राज्यसभा के सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं? सर अभी उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें 8 कैंडिडेट भाजपा से निर्वाचित हुए। ठीक है जी। राष्ट्रपति चुनाव एक परंपरा बन गई है कि लगभग हर 5वें साल उसी डेट पर राष्ट्रपति शपथ लेता है। जी। पिछले करीबन 40-45 सालों का ये क्रम बन गया है। क्या आप डेट बता सकते हैं? जी, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है सर वो 24 जुलाई को पूरा हो जाता है और 25 जुलाई को उनको अपना कार्यभार ग्रहण करना होता है। किस डेट से, किस ईयर से ये परंपरा शुरू हुई? जैसे ये कोई नियम नहीं है, ये परंपरा है। जी जी। कब शुरू? सर ये जो राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर श्री नीलम संजीव रेड्डी, तो उन्होंने शपथ ली थी 25 जुलाई 1977 को। तब से यही परंपरा बनी हुई है कि 25 जुलाई को राष्ट्रपति अपना पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं। किसके खिलाफ वो जीते थे? सर वो निर्विरोध चुने गए थे। जी सर। अभी जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है जी सर, उसके पास इतनी सारी शक्तियां हैं, क्या राष्ट्रपति तानाशाह हो सकता है? नहीं हो सकता सर। भारत का राष्ट्रपति, उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। जी शक्तियां हैं, लेकिन अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह, सॉरी सर 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। और 44वें संविधान संशोधन में ये उनको अधिकार दिया गया है कि वो एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। तो उसमें सर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अपनी तरफ से कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगा, तो इसलिए सर कह सकते हैं कि वो तानाशाह नहीं हो सकते। यदि राष्ट्रपति अपना निर्णय नहीं ले सकते जी, तो क्या फिर राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है? नहीं सर, हमने जो संसदीय प्रणाली अपनाई है और संसदीय प्रणाली में 2 तरह के प्रमुख होते हैं, एक राज्य का प्रमुख होता है और एक सरकार का प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति यहाँ पर सरकार के प्रमुख ना होकर राज्य के प्रमुख हैं। अभी एक प्रधानमंत्री के चुनाव में क्या कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो कहीं से भी चुनाव न जीता हो? जी सर, बन सकता है सर। ये जी मैं रोकना चाहूँगा आपको। आपने रबर स्टैम्प की सर ने बात कही जी, आपके सब सिलेबस में पब्लिक ऐड भी है जी सर, और पब्लिक ऐड में एक लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट है। जी सर। क्या भारत के राष्ट्रपति को हम लेसेस फेयर का एक एग्जांपल मान सकते हैं? सर नहीं, वो कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं अगर उनको लगता है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो वो अपनी तरफ से भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 111 में ये है कि संसद द्वारा जो भी विधि पारित होती है उस पर राष्ट्रपति के जब तक हस्ताक्षर नहीं हो जाएंगे या उनकी स्वीकृति नहीं मिल जाती तो वो विधि नहीं मानी जाती है। अब तक कितनी बार पॉकेट वीटो इस्तेमाल किया भारतीय राष्ट्रपति ने? सर एक बार राष्ट्रपति जी ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया है। किस मामले में? ये सर 1985 या 86 का मामला है। उस समय भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया था। दहेज वाले में भी कुछ ऐसा कुछ हुआ था, कोई राष्ट्रपति का एक्शन था? सर दहेज वाले में सर मुझे याद नहीं आ रहा सर। नहीं जी, ठीक है सर। बताइए आप जी सर। कि 1975 का जो साल है जी वो भारत के लोकतंत्र में एक अहम साल माना जाता है इमरजेंसी की वजह से। जी जी। उसका क्या कारण है इमरजेंसी लगाने का? सर इमरजेंसी लगाने के पीछे 2-3 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण तो ये था कि जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो उससे भी हमारे देश की काफ़ी जो अर्थव्यवस्था थी या कहें कि जो नागरिकों के बहुत सारे मुद्दे थे वो भी बहुत ज़्यादा चरम पर पहुँच गए थे। आंतरिक स्थिति बहुत ज़्यादा हमारी बिगड़ती जा रही थी
और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी प्राप्त हुई थी, शायद ऐसा बताया जाता, सर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, कि प्रधानमंत्री जी को मिली थी कि जो आंतरिक स्थिति हमारी बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। तो इन सभी आशंकाओं को देखते हुए उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर ये इमरजेंसी की घोषणा की थी। ब्रिक्स के बारे में क्या जानते हैं आप? सर ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये देश शामिल है। इस बार ब्रिक्स का थीम क्या है? सॉरी सर, मुझे थीम अभी याद नहीं आ रही सर। नहीं। आप मुझे बताइए, राजनीतिक विज्ञान क्या है? राजनीतिक विज्ञान में इसको विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। इसमें जैसे राज्य की जो व्यवस्था है, राजनीतिक मूल्य, सरकार, राज्य, नागरिक शासन व्यवस्था, या जो सरकार की विभिन्न प्रणालियां हैं, अध्यक्ष प्रणाली, शासन की या संसदीय प्रणालियां, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से जो अध्ययन किया जाता है उसे हम राजनीतिक विज्ञान की संज्ञा देते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के क्या उद्देश्य? ये जब हमारे संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो कुछ अधिकार को हमने दे दिए थे जिन्हें मौलिक अधिकार कहा गया था। कुछ अधिकार भविष्य के लिए छोड़ दिए गए थे कि जैसे जैसे संसाधनों की उपलब्धता होती जाएगी तो राज्यों को वो अधिकार भी नागरिकों को देने के लिए विधि बना सकते हैं। तो एक तरह से निर्देशक का कार्य करते हैं। ठीक है, आखिरी दो प्रश्न हम आपसे बात करेंगे। जी सर। अभी 2019 में EWS का कॉन्सेप्ट आया है जिसमें 10% रिजर्वेशन दी जाए। जी। हमारे संविधान में 2 नए आर्टिकल जोड़े गए, वो कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए? जी, अनुच्छेद 15 खंड 6 और अनुच्छेद 16 खंड 6। ठीक है जी। एक आखिरी प्रश्न जो राष्ट्रपति से ही है जी सर, कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदत्त जो है राज्यपाल होता है जी, और दूसरा ये भी है कि राज्यपाल रिजाइन भी दे सकता है। जी सर। ये दोनों बातें किस आर्टिकल में लिखी गई? सर मुझे अभी आर्टिकल एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा सर। ठीक है, चलिए आज का इंटरव्यू हम यहीं फिनिश करेंगे, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आप अपने नाम का मतलब बताइए। सर सुलेमान का मतलब होता है एक अच्छा ईमान वाला। अच्छा है मान। एक हिस्ट्री का और एक प्रॉफिट भी थे सर, उनके नाम पर भी है। हाँ, किस नंबर के प्रॉफिट थे? सर अभी तक 14 प्रॉफिट हुए हैं ना? नहीं सर, 14 नहीं हुआ, बहुत हुए। 1,24,000। 1,24,000। 14 नंबर जो टर्की वाला मैटर था तब थे शायद। सर ये बनी इसराइल, हाँ इसराइल के वही उसी समय के। उनके फादर का नाम मालूम है आपको? सुलेमान की शायद दाऊद। जी चलिए, आते हैं हम आपके टॉपिक पे। एक स्टेप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री। जी सर। एंट्री ठीक थी आपका, मतलब मैं कह सर ये बोलना ठीक था। आप आने के बाद आपने 2 चांस गुड मॉर्निंग कहा। ये 2 चांस किसके लिए है? समझा यहाँ 4 मेंबर हैं, आपने 2 बार कहा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा। दो तो ये क्रम जो है ना, जितने मेंबर हो आप उतनी बार बोलिए। इसको सीरीज क्या रखना है, आपके चेयर के ठीक सामने पैनल हेड बैठे होते हैं, वहाँ पे भी जहाँ आपकी चेयर लगी होगी उसके सामने वो होंगे जी। उनको सबसे पहले आपको करना है, मेल हो या फीमेल हो जी। उसके बाद जो भी फीमेल कैंडिडेट मेंबर है आप उनको करिए, फिर रेस्ट जो भी मेंबर बचे हैं आप उनको करिए, सबको अलग अलग। सबको अलग। ठीक है, ये मतलब अभी तक प्रभावशाली रहा है। जितने भी कैंडिडेट रिजल्ट लाए हैं तो उन्होंने ऐसा किया, तो हम मानते हैं कि ये सही शिक्षा है। ठीक है, बिल्कुल सर। इंट्रो भी ठीक है, एक थोड़ा सा आवाज आपको थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। हाँ, जैसे कई लोगों को मुझे बढ़ाना पड़ रहा है जी, लेकिन आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ऐसा ना लगे कि आप दबा रहे तो हैं। क्लास बड़ी होती है ना तो पीछे तक आवाज जाए, इसलिए वो आदत है। वो आदत है। क्लास में और इंटरव्यू में वो अंतर है। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा लाइटली सा थोड़ा। जी ध्यान रखूंगा। स्पष्टता बनी रहे आवाज में। अब बच्चे होते हैं तो उनको तो तेज आवाज में पढ़ाना पड़ता है, पहली चीजें तक शरारत भी करते हैं तो उनकी आवाज से हमारी आवाज ज्यादा रहेगी तभी उनको सुनाई देगी, तो इसलिए सर मैं ध्यान रखूंगा। और एक बैठने में थोड़ा सा पोलाइटनेस रखिए। अच्छा। आप जैसे थोड़ा बैठे थे ना पिछली बार, तो वो थोड़ा सा अजीब टाइप का था। आप ये दोनों हाथ घुटनों में रखिए। हाँ,
ऐसे हाँ घुटनों को रीढ़ की हड्डी सीधी जी इस फॉर्म में आप बताइए। ठीक है, बाकी स्माइल वगैरह ठीक है जैसा आप रख रहे हैं। ठीक है सर। ऊपर बोर्ड पे लिखने की जो आदत है ना वो आप जिस डेट पे आपका इंटरव्यू है उसको लिखने की आदत डालिए। अच्छा 16 जुलाई। ठीक है हाँ 16 जुलाई। ठीक है आप और डेट जो है धीरे मतलब बोल के बहुत तेज लिखने की जरूरत नहीं है। आप डेट लिख दीजिए, उसको बताने की जरूरत नहीं है आज जो है ये जुलाई है। आप डेट लिख दीजिए, बाकी अपने टॉपिक पे बोलिए। टॉपिक पे बोलिए। ठीक है सर। टॉपिक जब पढ़ाने जा रहे हैं तो गुड मॉर्निंग क्लास आपने ठीक बोला, उसके बाद आप तुरंत इस्तेमाल करें आज हम राष्ट्रपति की बात करेंगे और उसके बाद इन प्रोसेस को आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है सर। ठीक है इसमें, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जो लाइनें आप ऐसे खींचते हैं ना हाँ। ये अनऑफिशियल टाइप का लगता है। अच्छा आप वो फ्लो चार्ट कीजिए, समझ रहे हैं? या तो फ्लो नीचे ला चार्ट सकते हैं। लाइन करके, जी। मतलब सीधी लाइन ऐसे फिर ऐसे, आप समझ रहे लाइन हैं? खींचिए फिर ऐसे ऐसे करके। हाँ इस टाइप में, जैसे ये अनऑफिशियल टाइप का लाइन हो रहा है। ये हम तब करते हैं जब समय बहुत कम हो, इमरजेंसी हो, तब हम इसका एक पूरी लाइन खींच के फिर उसके नीचे नीचे हाँ, रखें। फिर उसके नीचे आप सर ठीक समझ गया सर। और ये ठीक है। इसके बाद भी आप कर दीजिए कि अभी और भी आर्टिकल हैं जी इसमें, जी तो उससे ये कंसीडर हो जाएगा। जी सर। एक जो है राष्ट्रपति जब टच किया गया तो राष्ट्रपति और गवर्नर का रिलेशन भी आपसे पूछा जाएगा। उसी को लेकर के प्रसाद प्रदत्त बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जी हाँ। और इतना सुन के हम छोड़ भी देते हैं, आर्टिकल नहीं ध्यान देते। तो आर्टिकल 156(1) में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रसाद प्रदत्त होता है जी। और इसके ठीक अगले वाले में है कि राज्यपाल रिजाइन भी दे सकता है 156(2). जी ठीक है, दोनों साथ साथ है, जी। इसको कंसीडर कर सकते ठीक है हैं। सर। और बाकी चीजें ठीक है, 22 तो आपकी ठीक ही है लगभग। और एग्जिट के टाइम भी वही मिस्टेक थोड़ा सा हुआ, 2 चांस नहीं बल्कि सभी को आप करें। प्रैक्टिस में वही था सर, इसलिए हाँ, तो दोनों जगह मिस्टेक हाँ। होती है। स्माइल, बाकी चीजें ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और कोशिश करिएगा कि अगले में आप कोई दूसरा टॉपिक भी पढ़ें। हाँ, रीजन ये है कि ज्योग्राफी में हुआ है कई स्टूडेंट के साथ, जैसे आप टॉपिक लिखते हो वो कहते हैं ये नहीं कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे आपका भी टॉपिक बहुत ईजी टॉपिक माना जाता है। सर करंट में था, मैंने इसलिए ध्यान उससे नहीं मतलब, करंट वो लोग बना देंगे, करंट निकाल देंगे, लेकिन कम से कम 2 टॉपिक आप तैयार हो। मैं आया था सर तैयार करके। अच्छा। जैसे अगर आप बोलते तो मैं हाँ ठीक है, ये बेहतर है, ये बेहतर है। 2 मैंने तैयार किया। हाँ, 2 आप प्रिपेयर्ड रहें। संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें दोनों के लिए, क्योंकि दोनों पे जो क्रॉस क्वेश्चन है और उसकी लिमिट और बढ़ा दीजिएगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया में सिर्फ प्रक्रिया नहीं पूछी जाएगी, संविधान संशोधन भी आपसे पूछे जाएंगे। प्रमुख संविधान संशोधन। हाँ, उनको भी आप प्रिपेयर्ड रखें। जी सर। बाकी चीज़ें ठीक हैं, जो पढ़ाने का आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर मतलब अच्छा दिख रहा है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, थैंक यू सर। आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ सर, जैसे ये जॉब में है और जॉब से दूसरी जॉब में जो आंसर दिया था ये सही था? हाँ, इसमें जो है थोड़ा सा इसमें हम कह सकते हैं कि जितने बड़े लेवल पे हम जाते हैं जी, अगर हम उनको ठीक से सिखाते हैं तो वो और उससे जो भी छोटी क्लास होगी, लेवल नहीं बोलना है, क्लास, छोटी क्लास के बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो हम, मुझे लगता है कि हम ज़्यादा लोगों तक एक्सेसिबिलिटी करेंगे। और जहाँ ये वर्ड जरूर जोड़ना है कि एक तरफ जहाँ मैं एक जॉब लेने जा रहा हूँ, दूसरी तरफ सर मैं एक जॉब स्किप भी करूँगा जो कोई और ले सकता है। तो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस रखना है। बिल्कुल जी। और कुछ? सर एक बार मेरे साथ ये हुआ था, जैसे कोई इंटरव्यू अगर बीच में से उठ के चले जाएं और फिर आके बैठते हैं तो उस कंडीशन में हमारी क्या रिएक्शन होनी चाहिए सर? आपकी रिएक्शन ये है कि जैसे वो उठे आप खड़े हो जाए, कोशिश ही करें जी। तो वो लोग ये भी हो सकता है पूछें आप क्यों खड़े हो गए, जी। तो सर खड़े हुए थे, तो ये पॉजिटिव आपके लिए हो जाए। जी सर चले जाए तो आप पूछ लीजिए सर क्या मैं बैठ सकता हूँ, फिर आप बैठ जाइए। बेसिकली क्या है कि वो लोग थोड़ा सा इतना ज़्यादा उन पर प्रेशर नहीं होता है कि किस तरह से वो कराएं, उन्हें बस उतना देर टाइम देना है और मार्क्स देना है। जी। तो मान लीजिए
वॉशरूम वगैरह जाना है तो अपना बीच में उठ के जाते हाँ वो सब एक्टिविटीज करते रहते हैं सारी तो एक्टिविटीज करते रहते हैं, चाय पीना, कुछ खाना। जी, जी। लेकिन आपको उस मौके को भुनाना है, हम्म। ठीक है, आप खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, इस तरह से उनका मामला respect। उनके पास है, उसमें हमारे कुछ विशेष सर कितने मिनट इंटरव्यू लगभग चल रहा है? ये 12 मिनट चल रहा है, जो अगर आपके साथ अच्छा हुआ तो, जी नहीं तो 6-7 मिनट में, किसी को 5 मिनट में भी बाहर कर दे रहा है। अच्छा दरअसल किसी पैनल में ये हो रहा है कि 50 लोगों का इंटरव्यू ले रहा है, सुबह 10-11 बजे से स्टार्ट होकर के 5-6 बजे तक जा रही है शाम को। जी। तो आप समझ रहे हैं कि 50 लोगों को कैसे डील किया जिस जाए। दिन मेरा इंटरव्यू सर उस दिन भी 52 कैंडिडेट हैं पॉलिटिकल साइंस के। आपका किस नंबर पे वैसे है? अभी नंबर तो नहीं आया। नहीं, जिस डेट पे आपका इंटरव्यू है 16 जुलाई को है साहब, नीचे से ही है, लेकिन वहाँ तो रैंडमली बुलाते हैं ना सर। रैंडमली बुलाते हैं, हाँ, लेकिन वहाँ तो नीचे वाले भी ऊपर आ जाते हैं, ऊपर वाले लास्ट में आते हैं। तो आप प्रिपेयर्ड हैं, मतलब जी कम हो या ज्यादा हो इससे घबराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं सर। दोनों से कटअप से कितने क्वेश्चन ज्यादा है आपके? मेरे 8% ज़्यादा है सर, ठीक है, 78 है। चलिए अच्छे चांस है इसमें। जी सर, मेरा भी सर जो जीडीसी का शॉर्ट लिस्ट हुआ उसमें भी नाम आया है। 3rd में है, 8 में है, फर्स्ट में है मेरा। एक आप उसको